हमारे देश में क्रिप्टो को लेकर जो वर्तमान स्टेटस है ना, वो यही है कि ये लीगल टेंडर नहीं है। अब ये लीगल टेंडर क्या होता है, देखो इसको थोड़ा सा शब्द में समझिएगा। आप बिटकॉइन को जब देखते हो ना, तो शेप इसकी दिखा रखी है कॉइन जैसी, कॉइन बोले तो सिक्का, करेंसी जैसी, और नाम में भी लिखा है क्रिप्टो करेंसी। तो जब शब्द के साथ करेंसी जुड़ा हुआ है, करेंसी का मतलब है कि वो जो चीज दे करके कोई और वस्तु, मतलब जिसको दे करके कोई वस्तु खरीदी जा सके, करेंसी का सीधा सा सेंस ये है, उसकी वजह से वस्तुओं का अथवा सेवाओं का आदान प्रदान किया जा सके, उसे आप करेंसी में नॉमिनेट करते हैं। तो हमारे देश में करेंसी रुपया है। देश के अंदर क्रिप्टो करेंसी नाम की एक और करेंसी को सरकार वैधता नहीं देती, लीगल टेंडर नहीं मानती। इसका मतलब हुआ जैसे गोल्ड को दुकान पर बेचकर आप आलू टमाटर खरीद कर नहीं ला सकते, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी को देकर के आप उससे सामान खरीद कर नहीं ला सकते। सरकार ने इसे अवैध मान रखा है, अर्थात इसका मुद्रा के रूप में चलना, रुपए के रूप में चलना हमारे देश में मना है। चलो कोई बात नहीं, इसके पीछे के तर्क भी हैं जो काफी ज्यादा जस्टिफाइड हैं। आप और हम जो क्रिप्टो में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को भी समझ में आता है कि ठीक है, मुद्रा के रूप में आप मान्यता नहीं देते, इसके पीछे के कारण समझ में आते हैं। लेकिन क्रिप्टो को लोग आजकल सामान से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि क्रिप्टो खुद एक एसेट बन चुका है और उस एसेट के अंदर लोग निवेश करना चाहते हैं। जैसे गोल्ड में लोग इसलिए निवेश नहीं कर रहे कि गोल्ड के सिक्के से दूध खरीदना है, उन्हें इसलिए निवेश करना है कि गोल्ड आज इतने रुपए का है, कल को इसका भाव इतने गति से बढ़ेगा तो ये इतने का हो जाएगा। यानी कि जिसके अंदर निवेश किया जा सके, जिसकी वैल्यू खुद की बढ़ रही है, हम उसे अपने देश में एसेट के रूप में यूज कर रहे हैं। हमारी सरकारें जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही हैं लोगों को, वो ये है कि वो लीगल नहीं है शब्द जब बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर नहीं है हमारे देश में बहुत सी चीजें, हमारे देश में जमीन भी लीगल टेंडर नहीं है, चांदी, सोना, गहने, ये लीगल टेंडर नहीं है, नहीं होना चाहिए। आरबीआई जो केंद्रीय बैंक है वो रुपया छापती है, जिसको सरकार रेगुलेट करती है, हालांकि बोलती है कि नहीं करते, लेकिन हां उसको पूरी तरह से ध्यान देती है। उस करेंसी को लीगल टेंडर बनाकर चलिए। क्रिप्टो करेंसी के साथ हमारे देश में दिक्कत यह हो गई कि जो शब्द के पीछे करेंसी जुड़ गया, इससे सरकार को लगा कि जनता थोड़े दिन में मांग करने लगेगी कि आप हमें इसे रुपए के बराबर मान्यता दे दो। रुपए की तरह अगर आप इसे मान्यता देने निकले, तो जब क्रिप्टो के भाव धड़ाम से ऊपर नीचे होते हैं तो सरकारें तो हिल जाएंगी। फॉर एन एग्जांपल, अभी कुछ दिनों के भीतर ही क्रिप्टो जहां लगभग $1.25 बिटकॉइन चला गया था, वो अभी $60,000 बिटकॉइन आ गया। अगर इतना तेजी से बाजार में बिटकॉइन का भाव गिरता और सरकार इसमें पहले से ही खुद भागीदार अगर बन जाती, तो सरकार को सोचो कितना नुकसान होता और आम जनता सरकार से राहत के नाम पर पैकेज और मांग लेती। सरकार इसलिए अपने आप को बचाकर चलती है, बचे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार अगर इसे एसेट के रूप में मान्यता दे दे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को बार बार अब बोला जा रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट, वीडीए, मतलब लोग इसे ट्रांजैक्शन में यूज करने की जगह इसे ही एक इन्वेस्टमेंट टूल के रूप में यूज कर रहे हैं, इसकी खरीद को ही एक टूल मान रहे हैं, इसको करेंसी के रूप में यूज ना करके इसे निवेश के लिए यूज करने की बातें कर रहे हैं कि हम इसे गोल्ड की तरह खरीद के रखना चाहते हैं, क्योंकि बिटकॉइन सीमित संख्या में दुनिया में उपलब्ध होंगे, इसलिए लोग इसकी खरीद फरोख्त में बिजी हैं। और यही कारण है कि आज बिटकॉइन के लिए जो भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में उसके ट्रेड होते देखते हैं, वो एक स्टॉक की तरह होते हैं। आज जिस प्लेटफॉर्म का लिंक हम लोग आपके साथ साझा करते हैं, जिसके लिए अब मैंने रेगुलर सपोर्ट की क्लासेस चालू कर दी हैं, वो हमारे एप्लीकेशन बातें बाजार की पर अब उसका सपोर्ट भी चालू हो गया है। रेगुलर क्लासेस हो रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आपने मेरे साथ उसका अकाउंट बनाया हुआ है और आपको ट्रेड करने में कहीं भी कोई असुविधा हो रही है, तो आप सीखने के लिए आ सकते हैं। रोजाना सुबह 11 बजे, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है हमने, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। तो हो क्या रहा है ना कि लोग अब उसको एज ए स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं से मतलब समझ में आया कि लोग जिस तरह से, मान लीजिए रिलायंस का कोई शेयर खरीदा, उसका फ्यूचर क्या है, उसके ऑप्शंस क्या हैं, उन पर ट्रेड हो रहा है। लोग ऐसे ही अब डेल्टा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इसकी डील कर रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, इसका ऑप्शंस क्या है। मतलब बिटकॉइन खरीदने की जगह उसके फ्यूचर ऑप्शंस बिक रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये अपने आप का एक असेट क्लास बन चुका है। सरकार को आवश्यकता है कि इसे असेट क्लास के रूप में तो मान्यता दे दे, ताकि इसकी कमाई बढ़ सके। पिछले साल सरकार को 437 करोड़ रुपए वर्चुअल डिजिटल असेट से मिला, ऐसा इनको मतलब संसद के अंदर एक जवाब के अंदर देना पड़ा कि हमने इतना करोड़ रुपए टैक्स में वसूला है। भारत सरकार को ऑलरेडी 6,000 करोड़ का टैक्स का नुकसान हो रहा है,
क्योंकि जो निवेशक हैं वो दूसरे देशों के अंदर जाकर के ट्रेड करने लग रहे हैं। ये अलग अलग डेटा है, कहीं 17,000 करोड़ का डेटा है भारत के अंदर कि हमारे निवेशक बाहर जाकर के जब निवेश करते हैं तो 17,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू हम प्राप्त कर सकते हैं अगर भारत सरकार इसको लेकर संयुक्त रूप से आगे बढ़े। इस तरह से सोचे कि इसके अंदर एसेट क्लास की मान्यता दे दी जाए। अब इसका लाभ कौन उठा रहा है? इसके लिए बहुत सारे देश जो किसी भी तरह से क्रिप्टो को करेंसी, अच्छा एक बड़ा सवाल यह है कि सरकार क्रिप्टो को करेंसी के रूप में मान्यता दे क्यों नहीं देती? भाई ये पूछने वाला सवाल है, क्या दे दो ना मान्यता, दिक्कत क्या है? तो मान्यता ना देने के पीछे का बड़ा कारण जो सरकार का है वो केवल सिंपल सा है कि भाई हम मान्यता तो दे दें, लेकिन कल को इसके भाव अगर गिर गए, चढ़ गए, तो आप सवाल पूछने हमसे चले आओगे, ये हम नहीं झेल पाएंगे। सरकार के पास में दिक्कत ये होती है कि रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता है तो सरकार स्ट्रेस में होती है, कल को इसके भाव गिर चढ़ गए तो फिर आप लोग हमारे सामने सवाल पूछने चले आओगे। ऐसे में सरकार खुद को बचाकर चलती है क्योंकि जिम्मेदारी उसकी लीगल टेंडर के रूप में नहीं लेना चाहती। तो क्या हुआ, यहां से वो देश जो आसपास छोटे छोटे देश जैसे हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, यहां पर बहुत सारे निवेशक जाकर के डल गए। वहां की सरकारों को सही मायने में अपने देश को एज ए कंपनी रजिस्टर करने की, कंपनी कमा कर लाओगे, हमारे देश के लिए पैसा खर्च करोगे अपने आप को एज ए डेस्टिनेशन प्रमोट करके। इसका फायदा यह हुआ कि दुबई के अंदर बहुत सारी कंपनियां, इंडिया की भी बहुत सारी कंपनियां, इंडिया के भी बहुत सारे ट्रेडर्स दुबई जाकर सेट हो गए क्योंकि उन्हें यहां तो टैक्स देना पड़ नहीं रहा, वहां रह के वहां जा रहे हैं तो वहां पर एज एन एनआरआई उस इनकम को दिखा रहे हैं। वहां की इनकम जब एनआरआई के रूप में दिखती है तो उस इनकम को भारत के अंदर रेमिटेंस के रूप में भेज दे रहे हैं। यही कारण है कि भारत को दुबई से, यूएई से बड़ी मात्रा में रेमिटेंस मिलता है। मतलब भारत अगर 100 बिलियन के आसपास, 150 बिलियन के आसपास, 100 बिलियन के आसपास रेमिटेंस प्राप्त कर रहा है तो 18% हमको केवल यूएई से प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से भारत को यूएई जो रेमिटेंस देने की जो जगह निकल कर आई, उसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि हमारे देश के बड़े सारे क्रिप्टो